संसद ने बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत की बीमा कंपनियों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले यह सीमा 74% थी। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर इस कानून में क्या बदलाव किए गए हैं। री इंश्योरेंस एक नया टर्म आया है, यह क्या है, यह भी जानेंगे कि 100% एफडीआई से क्या कुछ बदलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, करंट अफेयर की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यह है कि 24,999 रुपए में ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों मोड में मिलने वाला है। हिंदी मीडियम के बैच के शुरू हुए 2-3 दिन हो गया है और इसके बाद इंग्लिश मीडियम का बैच भी 2 दिन पहले शुरू हुआ है और इंग्लिश का बैच शुरू हुआ है 7 जनवरी को। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं और यूपीएससी की तैयारी जो है वो समय मांगती है, तो ध्यान रखिएगा कि समय कम है, तो जल्दी से एडमिशन ले लें। 8750187501 पर कॉल करके हमारी टीम आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वायरीज होगी कोर्स की वो आपको बता देगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप से भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आप कोड यूज करेंगे गीत तो आपको इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक होगा, आप लिंक में क्लिक करेंगे, वहां पर आपको डिस्काउंट या कूपन अप्लाइड है ऑलरेडी, आप वहां से भी कोर्स को खरीद सकते हैं। इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर आप मान लें कभी आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो जब आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो उस क्लास की या उस ऑफलाइन की फीस में ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर और देर मत करिए, आप जल्दी से इस नंबर पर कॉल करें या दृष्टि लर्निंग ऐप पर इसे अप्लाई करके इस कोर्स को खरीद लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की खबर संबंधित है बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 से, चूंकि संसद में इससे क्या हो गई, मंजूरी मिल गई है, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इससे 100% एफडीआई की अनुमति मिल गई है बीमा सेक्टर में और एक टर्म आया है री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस क्या है हम ये भी समझेंगे, री इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जानेंगे, साथ में जानेंगे कि 100% एफडीआई से क्या फायदा मिलेगा। इस कानून को लाने के पीछे या इस कानून में बदलाव के पीछे क्या कारण है। कारण यह है कि भारत में बीमा सेवा या बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी पूंजी जुटाने में छोटे छोटे बीमा कंपनियों को या मध्यम बीमा कंपनियों को प्रॉब्लम जा रही है। तो अभी पूंजी की कमी है। बीमा कंपनियों के पास पूंजी की कमी कैसे पूरी होगी, अगर उन्हें निवेश दिया जाएगा। अभी तक निवेश 74% था, अब 100% से ये पूंजी वाली समस्या क्या होगी, खत्म होंगी। इसके अलावा भारत में पूंजी पर्याप्तता यानी सॉल्वेंसी को लेकर भी नियम काफी सख्त हैं, तो उनमें भी चेंजेस करने की बात कही गई थी। हमने देखा कि बीमा कंपनियां हैं लेकिन बीमा कवरेज कम है। अगर हम एफडीआई 100% एफडीआई देंगे तो विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर इन्वेस्ट करेंगी और अच्छी बीमा सुविधाएं दे पाएंगी। कुल मिलाकर आम जनता के लिए इसे एक बेहतर फैसले के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक कंपनियों के पास, जो वैश्विक बीमा कंपनियां हैं उनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नई तरीके हैं, तो उनकी भी भागीदारी अब हमारे देश में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक की भागीदारी सीमित थी। तो देखते हैं इस कानून में क्या क्या बदलने के बाद, किन कानून में संशोधन के बाद इस कानून को लाया गया है। कानून की यदि हम संशोधन की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसमें संशोधन हुआ, बीमा अधिनियम 1938 में, एलआईसी अधिनियम 1956 में और आईआरडीएआई अधिनियम 1999, इन तीनों में संशोधन करने के बाद अब क्या हो गया, निजी और सार्वजनिक दोनों बीमा कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो निजी और बीमा सार्वजनिक दोनों कंपनियां इसमें शामिल हो गई। अब इन सारी कंपनियों का जो भी डिस्कशन होगा, लेना देना, सब वो सब इसी के भीतर लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। एफडीआई क्या है, यानी 100% एफडीआई की जो बात आती है वह क्या है, आज के सेशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर 100% एफडीआई की बात चल रही है, इसका मतलब कि पहले क्या था, 74% था। हमने देखा भी विदेशी निवेशक जो 74% इन्वेस्टमेंट करते थे वो बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं पा पाते थे, यानी आप कह सकते हैं टोटली पूर्ण नियंत्रण नहीं था उनका।
100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वजह से क्या होगा, अब विदेशी कंपनियां पूरी हिस्सेदारी के साथ निवेश कर पाएंगी, और जहां विदेशी कंपनियां पूरी हिस्सेदारी के साथ निवेश करेंगी वहां वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, नई नई सुविधाएं भी लेकर आएंगी, उनके दायरे चूंकि बढ़ेंगे। तो अब इससे लाभ क्या होगा, इससे बीमा कंपनियों को आसान पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रबंधन मिलेगा, छोटे और मध्यम जो बीमा कंपनीज हैं वो मजबूत हो पाएंगी, ग्राहकों को इससे बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी, और हमें कम लागत भी देना पड़ेगा। तो कम लागत के साथ बेहतर सुविधाओं के लिए इसे एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, बीमा सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि ज्यादा कंपनियां होंगी, बेहतर सेवाएं मिलेगी, ग्राहकों को अधिक लाभ सुनिश्चित हो पाएगा। ये इसका मुख्य मकसद बताया जा रहा है। अगर देखें कि ये री इंश्योरेंस जो टर्म है ये क्या है, री इंश्योरेंस टर्म का मतलब समझिए कि बीमा का बीमा, ठीक है, ये बीमा है, इसका भी अगर बीमा हो गया तो इसे कहा जाता है री इंश्योरेंस। कोई भी कंपनी री इंश्योरेंस क्यों करवाती है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी एक है C1, ठीक है, इसने किसी फर्म का बीमा किया 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, इसने क्या किया, बीमा कर दिया। अब इस 1000 करोड़ रुपए की पूंजी इस कंपनी के पास अगर रहेगी तो कभी मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का रिस्क आया, जैसे आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार की महामारी आ गई, या प्लेन क्रैश हो गया, कुछ बहुत बड़ी अगर समस्या आती है, कोई बहुत बड़ा जोखिम आता है, तो ये पूरा रिस्क इसके ऊपर आ जाएगा। ये क्या करती है कि अपने जोखिम का बंटवारा कर देती है, यानी जोखिम को थोड़ा सा कहां ट्रांसफर कर देगी, दूसरी कंपनी में। और ये जो कंपनी कहलाती है, ये तो होगी बीमा धारक, ये होगी जिसका पुनर्बीमा हुआ है, वो कंपनी कहलाएगी ये। ठीक है, यहाँ पुनर्बीमा का कंसेप्ट इसलिए आता है कि मान लीजिए अब इसको कभी जरूरत महसूस हुई तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इस नुकसान की भरपाई करेंगी। तो रिस्क का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, जोखिम का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। इसे कहते हैं री इंश्योरेंस, बीमा का भी बीमा। ठीक है, इसे अब हम समझते हैं अच्छे से शब्दों में। बीमा कंपनियां अपनी जोखिम का कुछ हिस्सा पुनर्बीमा कंपनियों को सौंपती है, इससे बड़ा नुकसान होने से बच जाता है, ताकि बड़े नुकसान से क्या हो, बचा जा सके। विदेशी कंपनियों के लिए जो पुनर्बीमा कंपनियां थी, पहले उनके पास न्यूनतम जो भुगतान की यानी न्यूनतम राशि की बात की गई थी वह 5000 करोड़ की थी। इस बार संशोधन करके वह पुनर्बीमा कंपनियों के लिए उस राशि को न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इससे क्या होगा, विदेशी कंपनियां, पुनर्बीमा कंपनियां भारत आ पाएंगी, उनके लिए आसान एंट्री है। ठीक है, तो विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए 5000 करोड़ रुपए न्यूनतम पूंजी को जो पहले अनिवार्य थी, इसे घटाकर अब 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे फायदे क्या होंगे, बैंकिंग पुनर्बीमा कंपनियों की भारत में एंट्री अब आसान हो जाएगी, देश में जोखिम वहन क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा प्रीमियम स्थिर होंगे, एकदम सही बात है, और आपदा और बड़े क्लेम से निपटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसे एक आसान और अच्छे टर्म के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ मर्जर और हम बात करें कंसोलिडेशन की, तो कुछ जैसे केयर ने रेटिंग की है कि इससे क्या होगा, बीमा कंपनियां आपस में क्या करेंगी, जुड़ेंगी। जब बीमा कंपनियां आपस में जुड़ेंगी तो बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो पाएंगी, आम जनता की लागत भी कम लगेगी। इसके अलावा IFSC और SEZ की जब बात करें तो उन्हें विशेष छूट की बात कही है सरकार ने दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग बीमा नियम बनाने की बात कही है, जिससे अगर मान लीजिए किसी भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कुछ काम करना चाहता है बीमा को लेकर, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय हब भी बन सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इससे क्या आगे हमें रास्ते मिलेंगे। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 से क्या हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले भारत की बीमा सेक्टर में 100% FDI से पूंजी मजबूत होगी, एकदम सही बात है। 100% से क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी। ठीक है, री इंश्योरेंस में सुधार देखने को मिला। जब री इंश्योरेंस में सुधार होगा तो क्या होगा, जोखिम प्रबंधन मजबूत होगा। IFSC और SEZ के लिए हमने देखा छूट से भारत ग्लोबल बीमा हब की ओर आगे बढ़ेगा। ये सारे सुधार किस ओर इशारा कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर इशारा कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर इशारा कर रहे हैं, और ग्लोबल इंटीग्रेशन, इन तीनों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी
बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ोतरी होगी, और ग्लोबल, हमने देखा ग्लोबल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ नए रास्ते निकलकर सामने आएंगे और इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा भी जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य प्रावधान क्या है? ऑप्शन ए जीएसटी में छूट, ऑप्शन बी 100% एफडीआई की अनुमति, ऑप्शन सी सरकारी बीमा कंपनियों का निजीकरण, ऑप्शन डी बीमा प्रीमियम खत्म करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।